बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, जो कि सेकंड ईयर की बुक 2 इसमें से दूसरा चैप्टर है। और इसमें हम समरी जो है इसमें बात करेंगे। तो पहली जो स्लाइड है इसके ऊपर टाइटल और उसके बाद जो है इसके जो राइटर्स हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ ये बता दूं कि ये जो ऐसे है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, इसको एक बुक से लिया गया है। एक पूरी बुक है असल में इसके ऊपर, जिसका नाम है द न्यू बेसिक साइंस, जिसके यही असल में ऑथर हैं, को ऑथर्स हैं ये दोनों, डैरल बर्नर्ड एंड लॉन एडवर्ड। ये जो लॉन एडवर्ड्स हैं ये और डैरल बर्नर्ड्स ये को ऑथर हैं उस बुक के जिसका नाम है द न्यू बेसिक साइंस। और ये जो है प्रोफेसर्स थे दोनों और डीन भी रहे। तो इसमें एक मज़ीद मैं आपको ये बात यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि जो एक्चुअल बुक है उसके अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो हमारे इस टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़े से चेंज हैं। जैसा कि इसके अंदर एक लॉस एंजलिस का एक जो है वो रिवर्स का बताया गया है, तो वो रियल बुक के अंदर ये वाक़या मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो डेथ रेट बताया गया है यहाँ हमारे टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि 8 में से 7 बच्चे जो थे वो फौत हो जाते थे आज से 200 साल पहले। तो लेकिन रियल जो बुक है उसके अंदर 4 में से 3 बच्चों का बताया गया है, यानी एक बच पाता था। यानी उसकी रेशो अगर देखी जाए, वैसे तो एक ही है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन अगर उसकी रेशो देखी जाए तो ये जो 8 में से 7 बच्चे फौत हो जाते थे, इसका मतलब जो उसका सर्वाइवल रेट था वो तकरीबन कोई 12% करीब था। और अगर इसके देखा जाए तो ये 25% बनता है। ठीक है, 4 में से अगर एक बच्चा वो बच जाए तो सर्वाइवल रेट 25% है। तो ये थोड़ा सा चेंज होता है टेक्स्ट बुक के अंदर, या न्यूज़ के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वो होता है। फर्स्ट ईयर में भी इसी तरीके से कुछ चीज़ें एडेड हैं और कुछ बीच में से टेक्स्ट को निकाला जाता है, कुछ बीच में थोड़ा सा चेंज किया जाता है। तो खैर, ये तो होगा इस तरह करके। अब इसमें जो समरी हम बात करेंगे, इसमें ये मेन पॉइंट्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और पहला जो होगा वो साइंटिफिक मेथड के बारे में बात करेंगे कि असल में साइंटिफिक मेथड क्या है और किस तरीके से ये फ़ायदा देता है हमारी रियल लाइफ के अंदर। दूसरा है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, यानी साइंटिफिक मेथड के फ़ायदे क्या हुए। पहला फ़ायदा इसका ये हुआ कि जो बीमारियां थी उनके ऊपर काबू पाया गया। उसके बाद बेटर सैनिटरी कंडीशंस, यानी जो नकासी का जो निज़ाम था, यानी जो गंदा पानी वगैरह जो होता है, ये गटर वगैरह जो होते हैं, उसका एक प्रॉपर एक ड्रेनेज का जो प्रॉपर एक सिस्टम जो था वो किया गया। कि पहले ये निज़ाम नहीं होता था, तो फिर साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए से ये जो सारी कंस्ट्रक्शंस बेहतर हुई, तो जब कंस्ट्रक्शंस बेहतर हुई तो ये सारी चीज़ें उसके साथ जो थे वो बेहतर होना स्टार्ट हुई। तो बेटर सैनिटरी कंडीशन जो थे ये भी एक इसकी वजह थी। उसके बाद नेक्स्ट बात होगी मोर फूड एंड बेटर फूड, यानी साइंटिफिक मेथड के ज़रिए से एक तो हमारे पास खुराक ज़्यादा है, वैरायटी बढ़ गई है खुराक की। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास जो खुराक है वो हमारे जो आबा व अजदाद हैं, जो पहले जो लोग थे, उनसे खुराक भी हमारी ज़्यादा बेहतर है। और आखिरी जो पॉइंट होगा वो होगा बेटर एटीट्यूड्स, के साइंटिफिक मेथड्स ने हमें ना सिर्फ हमारी खुराक को, हमारे रहन सहन को, हमारे सैनिटरी कंडीशंस और बीमारियों पर काबू पाने में हमारी मदद की है, बल्कि हमारे जो रवैये हैं उसके अंदर भी एक बेहतर जो है वो चेंज इसके अंदर जो है वो देखा गया है। तो ये है जी, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हम इसका एक रिव्यू लेंगे लास्ट के चैप्टर्स का, और इस तरीके से ये कम्प्लीटली एंड हो जाएगा। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है साइंटिफिक मेथड। तो इसमें साइंटिफिक मेथड, पहली बात तो ये है कि साइंटिफिक मेथड जो है वो हमें एक ब्रीफ समय यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्या है। कि जो भी असल में साइंस में कोई भी कानून बनता है, चाहे वो फिज़िक्स के लॉ हैं, चाहे वो केमिस्ट्रीज़ के लॉ हैं, चाहे वो आपके पास जो है वो बायोलॉजिकल लॉज हैं, साइंस का कोई भी आपके पास जो सब्जेक्ट है उसका कोई लॉ बनता है, तो उसके पीछे एक ही मेथड चल रहा होता है जिसका नाम है साइंटिफिक मेथड। और इस साइंटिफिक मेथड के मुताबिक कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जो कि आपको पता है कि जो साइंस है वो बेस कर रही है 5 सेंसेस के ऊपर, यानी देखने की हिस, उसके बाद चखने की हिस, सूंघने की हिस, सुनने की हिस और फील टच की हिस। ये 5 चीज़ों, जो साइंस कहती है कि अगर इन 5 से अगर उसको जो है वो किसी चीज कोई भी एक इवेंट ऐसा हुआ है जो अगर इन 5 से देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, चखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है, तो इसका मतलब है फिर उसके ऊपर कोई ना कोई कानून भी बन सकता है, लॉ बन सकता है। तो ये असल में साइंस की एक लिमिटेशन भी है। तो खैर इन ये 5 चीज़ों की बेस पर खैर इसने रिसर्च भी बहुत ज़्यादा की है।
और आज जो भी हम देखते हैं वो इन्हीं 5 चीज़ों के ऊपर साइंस ने सारी रिसर्च करके यहाँ तक पहुँची है। तो इसमें अब जो स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड्स के अंदर के, सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है, कोई वाक़या रूनुमा होगा तो आप उस वाक़या को सबसे पहले क्या करते हो, ऑब्ज़र्व करते हो। ऑब्ज़र्व करने के बाद आप उसके ऊपर जैसे ही आप कोई करोगे तो लाज़िम बात है उसके अंदर कोई क्वेश्चन माइंड में आएगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इस तरह के कोई सा व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, होम, इस तरह करके कोई सा भी सवाल माइंड में आ सकता है। तो सबसे पहले चीज़ को ऑब्ज़र्व होता है, साइंटिफिक मेथड में ऑब्ज़र्व किया जाता है, फिर उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस बनता है, क्वेश्चन के बाद फिर उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट होती है। रिसर्च में ये होता है कि एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके ऊपर एक सवाल है, तो सवाल का सबसे पहले ये नहीं होता कि उसका जवाब ढूंढने निकल पड़ते हैं। उसका ये देखा जाता है कि क्या इसके ऊपर किसी ने पहले भी इस चीज़ को हो सकता है ऑब्जर्व किया हो, और अगर किसी ने ऑब्जर्व किया तो उसने उसके ऊपर क्वेश्चन भी किया होगा, तो क्या जो मेरा सवाल है हो सकता है अगर किसी और का सवाल हो तो क्या उसने जवाब दे तो नहीं दिया। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, एक लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, यानी जो चीज़ पहले से मौजूद हो उसको पढ़ा जाता है। तो लिटरेचर को जब पढ़ते हैं तो हो सकता है वहाँ से उसका आंसर मिल जाए, तो ये होगी रिसर्च। रिसर्च पूरी करने के बाद फिर आप अपनी एक स्टेटमेंट दोगे जो कि आपकी टेस्टेबल होनी चाहिए, यानी जिसको या तो एक्सेप्ट किया जा सके या उसको रिजेक्ट किया जा सके। तो ये हाइपोथेसिस कहलाती है, यानी हाइपोथेसाइज करेंगे। तो जब उसकी रिसर्च होगी उसकी बेस पर आप अपनी एक स्टेटमेंट दोगे जिसको कहेंगे कि हाइपोथेसाइज कर दिया। अब वो जो हाइपोथेसिस होती है उसको आप एक्सपेरिमेंट करते हो। जब आप उसको एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट के दौरान फिर आप उसको देखोगे कि जो इसका रिजल्ट है, जो इसका नतीजा है, वो हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है या उसको रिजेक्ट कर रहा है। जो भी आप उसको एक्सपेरिमेंट करोगे, आपने कानून कोई भी आपने ऑब्जर्व किया, उसके क्वेश्चन किया, उसके बारे में पढ़ा, हाइपोथेसाइज किया, अब वो आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे अपनी एक्सपेरिमेंट के जरिए से, मुख्तलिफ तरीके से करते हो। अब या तो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी या वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। अगर वो एक्सेप्ट हो जाएगी तो भी वो का एक लॉ बन जाएगा, और अगर वो रिजेक्ट होती है तब भी वो एक लॉ बन जाएगा। दोनों केस में ये जरूरी नहीं होता कि रिजेक्ट हो गया तो फिर तो बनेगा नहीं, नहीं, वो नेगेटिव वाली साइड से आपका एक लॉ बन जाएगा। अगर ये चीज़ें हो तो ये नहीं होता, अगर ये चीज़ें हो तो ये हो जाता है। ये आपके पास एक रिजल्ट आएगा। तो साथ साथ यानी जैसे आप इसको टेस्ट करते चले जाओगे, आप अपनी कंक्लूजन रिकॉर्ड करते चले जाओगे, कौन से नेगेटिव वाली साइड पे आ रहे हैं, कौन से पॉजिटिव वाली साइड पे जा रहे हैं, ये आप ड्रॉ करोगे कंक्लूजन, और बाद में उसको आप रिपोर्ट करोगे। रिपोर्ट में ये होता है जैसे कि लोग रिसर्च करते हैं, जैसे स्कॉलर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक आर्टिकल्स वगैरह या एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, और कॉन्फ्रेंस में जाकर वहाँ पे जो भी उनके अपने फाइंडिंग्स वगैरह होती हैं, लिमिटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा एंड लिमिटेड टू द मेथड दे हैव यूज्ड, उसकी बेस पर वो अपनी एक रिसर्च दुनिया को बताते हैं कि जी ये मैंने इसको ऑब्जर्व किया। उसके ऊपर फिर लोग काउंटर क्वेश्चंस भी करते हैं, तो उसके अंदर जो आपको पता होगा वो आप आंसर दोगे, और जिसका नहीं पता होगा वो स्टिल एक नई रिसर्च बन जाएगी किसी दूसरे बंदे के लिए, जिसके ऊपर वो मज़ीद उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करेगा, और एक अगला एक स्टेप निकलेगा किसी दूसरे पर्सन के लिए। तो यानी ये इसका कोई लिमिट नहीं है। एक चीज़ अगर आपने डिस्कवर कर लिया या इन्वेंट कर ली है कोई चीज़, तो असल में वो बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी। उसने बात को ख़त्म नहीं किया, असल में उसने शुरू कर दिया। तो ये होता है पूरा एक साइंटिफिक मेथड। अब यहाँ पे बुक में वो ये कहता है कि इस साइंटिफिक मेथड ने हमारी ज़िंदगियों को रेवोल्यूशनाइज कराया है। बहुत सी चीज़ें हमारे लिए जो है वो आसान हुई हैं, जैसे कि हमारी सेहत की बहाली एक चीज़, ग़िज़ाओं की पैदावार और ग़िज़ा को महफूज करने के तरीके, हमारे रहन सहन, घरों की हमारी तामीरात, और उसके बाद है तो मवासलात यानी जो कम्युनिकेशंस वगैरह हैं, और नकलो हमल यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, ये बेहतर हुआ, और ये बेहतर हुआ है इसी साइंटिफिक मेथड के थ्रू। वो कहता है कि ना सिर्फ ये चीज़ें बेहतर हुई बल्कि हम लोगों के रहन सहन के तौर तरीके वो बदले, और जो वाक़यात पहले रूनुमा होते थे हमारे आबा व अजदाद के यानी टाइम में, तो अब वो वाक़यात अगर रूनुमा हो तो वो तो पहले डर जाते थे उन वाक़यात से। तो अब इस किस्म के जो अब आज के जो लोग हैं वो उन वाक़यात से डरते नहीं हैं, बल्कि वो उसका कोई ना कोई बेहतर जो रीज़न है वो उसको देते हैं कि ये वाक़या हुआ तो उसके पीछे ये वजह थी। तो वो वजह जब मिल जाती है तो वो डर और खौफ जो है, और वो जो अजीबो-गरीब किस्म का पुरस्रार जो चीज़ होती थी वो अब ख़त्म हो गई है। फिर वो कहते हैं कि अगरचे बेहतरी की तो ज़रूरत है, लेकिन हम अपने आबाओ अजदाद से काफ़ी हद तक कम खौफज़दा हैं। यानी वो ज़्यादा खौफज़दा होते थे, और हम जो हैं चूँकि साइंटिफिक मेथड्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, उसकी बेस पर हम लॉजिक और रीज़न्स को देखते हैं,
तो हम ज़्यादा क्रिटिकली चीज़ों को देखते हैं और असल में हम ज़्यादा क्रिटिकल हैं अपने आबाओ अजदाद से। ये है पहला साइंटिफिक मेथड के बारे में। उसके बाद अगली जो बात शुरू होती है वो होती है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। बीमारियों के बारे में जो है वो एक बेहतर कंट्रोल मिला है। अब वो किस तरीके से? वो बात करता है कि अगर आप 200 साल पीछे चले जाएं तो आपको ये मालूम होगा कि आप 1 साल की उम्र पाने के लिए 8 बच्चे अगर पैदा होते तो उसमें से सिर्फ एक बच्चा बच पाता था। 8 बच्चों में से 7 फौत हो जाते थे। एक बच्चा जो था वो अपनी पहली सालगिरह को वो पहुंच पाता था। फर्स्ट ईयर जो उसकी लाइफ होती थी उस तक वो पहुंच पाता था। और फिर वो कहता है कि चलो फर्ज करो कि आप बच भी गए, तो फिर इम्कान ये होता था, यानी आपकी खुशकिस्मती थी या अनयूजुअली हो गया, जो कि नॉर्मली नहीं होता था। अनयूजुअली आप बच गए, पहला साल आपने निकाल लिया, दूसरा साल निकाल जाओगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे साल में आपको जाके फिर कोई बीमारी लग जाती थी। और वो बीमारी के बारे में वो कहता है कि वो स्मॉल पॉक्स हो जाता था, चीचक जिसे कहते हैं। तो वो कहता है कि वो आपको लाक हो सकती थी 6 साल की उम्र में। कहता है फिर भी चलो आप सर्वाइव कर गए। 6 से 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12वें साल आपको फिर कई बीमारियां आपका इंतजार कर रही होती थी और उसके बीमारियों के आपको लगने के चांसेस फिर ज़्यादा बढ़ जाते थे। उन बीमारियों के अंदर वो यहाँ बात करते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां थी। वो कहता है कि मीजल्स, जिसे खसरा कहते हैं, खसरा जो होता है, और होपिंग कफ, काली खांसी, स्कारलेट फीवर, जर्द बुखार या सुर्ख बुखार जिसको कहा जाता है, और डिफ्थेरिया, खन्नाक, जो गले की बीमारियां वगैरह जो है वो इसके अंदर होती हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो थे वो प्रॉब्लम जो थे इसको इंसान को फेस करने पड़ते थे एट द एज ऑफ 12 ईयर। तो कहता है कि 12 साल के, ये नहीं कि आप 12 साल के हो गए तो अब तो आगे कोई बीमारी नहीं है। वो कहता है आगे भी ये सिलसिला कंटिन्यू रहता था और आने वाली ज़िंदगी के अंदर आपको थ्रू आउट जंग लड़नी पड़ती थी अपने आप को बचाने के लिए। और मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे जर्द बुखार, मलेरिया, टाइफस, हैज़ा, म्यादी बुखार, यहाँ तक कि ज़ुकाम वगैरह, जिसको वो इन्फ्लुएंज़ा का नाम देता है, ये बीमारियाँ लगने के चांसेस इंसान को बहुत ज़्यादा होते थे। और कोई बंदा अगर 30 साल की उम्र को पहुंच जाता था तो ये वो खुशकिस्मत तस्वर किया जाता था कि इस बंदे की 30 साल उम्र है। लेकिन साइंटिफिक मेथड जैसे ही आया उसने इन बीमारियों की जो रोकथाम के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ाकार जो थे वो अपनाए और मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीनेशन, अद्वियात वगैरह जो थी वो बनी। और जब वो मेडिकेशन की गई प्रॉपर एक इंसान की, तो वो बीमारियां ख़त्म होना शुरू हो गई। और जब वो बीमारियां ख़त्म होना शुरू हुई तो फिर उससे क्या हुआ कि उसकी लाइफ इंसान की बढ़ना शुरू हो गई। और अब इस वक्त इंसान ये तसव्वुर कर सकता है कि 70 साल की उम्र तकरीबन वो नॉर्मली जी सकता है, यानी इसकी वो तवक्को कर सकता है। तो वो कहता है कि साइंटिफिक मेथड के ज़रिए से ये हुआ है कि बीमारियों पर तो काबू पाया ही पाया गया, साइंटिफिक मेथड के ज़रिए से इंसान की ज़िंदगी में 30 साल से ज़्यादा का इजाफा हुआ है साइंटिफिक मेथड के ज़रिए से। तो यहाँ ये बात होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, वो है बेटर सैनिटरी कंडीशंस। अब बेहतर सफाई सुथराई के जो हालात थे वो बेहतर हुए। वो बात करते हैं कि अगर आप 100 साल पहले चले जाएं और हमारे अपने अपने शहरों का या गाँव या जो भी इलाके थे उसको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कूड़ा क्रिकेट वगैरह, फाजल मादे, तंग गलियाँ, कच्ची गलियाँ, खस्ता हाल किस्म के नकासी का इंतज़ाम, वो कूड़ा करकट ऐसे ही फेंक दिया जाता था खुले, यानी गलियों में ऐसे ही फेंक देते थे कूड़ा करकट। तो उससे होता क्या था, एक तो वहाँ पे बीमारियाँ फैलती थी, यानी मक्खियाँ, मच्छर वगैरह जो भी है, एक वो। और उसके अलावा जो जानवर होते थे वो अपनी खुराक की तलाश में गलियों का रुख करते थे। तो वो एक तो गंद और फैलता था जानवरों की वजह से। दूसरा ये था कि जो आउटलेट्स होते हैं, आउटडोर आउटलेट्स जो होते हैं, यानी बैरूनी बैतुल खला जिसे कहते हैं, कि यानी पहले तो ये टॉयलेट्स वगैरह का सिस्टम होता नहीं था, तो लोगों को हगने मुदने के लिए फिर बाहर जाना पड़ता था। तो वो जब ये सिस्टम होता था तो उसमें क्या होता था कि खुला इलाका जो था उनको इस्तेमाल करना पड़ता था। ज़रूरत तो थी ना इंसान की ज़िंदगी की। तो उससे क्या होता था कि फिर वो लोग कहीं पानी जहाँ पे करीब होता था वहाँ पे जाते थे, तो उससे क्या होता था कि जो जो भी इंसानी फुजला होता था वो फिर पानी के अंदर बहकर कुओं में चला जाता था, या जहाँ से वहाँ चला जाता था वो बहकर, जहाँ से लोग जो थे वो पानी का पीने का पानी इस्तेमाल करते थे। तो वो लाज़िम बात है, वो वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है। तो वो लोग पानी जब भरते थे तो उसके अंदर लाज़िम बात है फिर वो बीमारियां पैदा होती थीं। और ये इस तरह का निज़ाम जो था चलता था।
लेकिन फिर वो कहता है कि अगर आज हम देखें तो आज हमारी जो सैनिटरी कंडीशंस है वो काफ़ी बेहतर है पिछले के मुकाबले में। और ये हकीकत है कि पहले निज़ाम जो था उससे आज बेहतर है कि एक तो गलियां पक्की कर दी गई हैं, पहले कच्ची होती थी, तंग गलियां थी, ज़रा उनको खुला कर दिया गया है, हवादार हैं, लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम जो है वो किया गया है। गाँव में आज भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन शहरों को अगर देखा जाए जो ख़ास तौर पर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, तो उसके अंदर काफ़ी बेहतर चीज़ें हुई हैं। तो अब फिर वो कहता है कि अब कूड़ा-करकट जो है वो आम गलियों में नहीं फेंका जाता, उसके लिए बैग वगैरह जो भी है या डस्टबिन वगैरह जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है और उसके अंदर कूड़ा-करकट जो है वो फेंका जाता है। और जानवरों को भी खैर जैसे खुले फिरते रहते थे उससे भी, ख़ास तौर पे जैसे कि डीएचए है, तो उसको आप देखें तो काफ़ी वो उसको साफ़ सुथरा वो रखा गया है, इलाके को साफ़ सुथरा वगैरह किया जाता है। बाकी ये जो असल में बात कर रहे हैं ये पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से नहीं है या इंडियन पर्सपेक्टिव से ये बात नहीं की गई है, ये उसने बात की है जो हाईली डेवलप्ड एरियाज़ हैं कि उनके यहाँ भी ये हालात थे और अब हालात काफ़ी बेहतर हो गए। खैर अब ये नहीं कूड़ा करकट को फेंके तो उसके ऊपर जुर्माना हो जाता है, उसको तो उससे लोगों को थोड़ा खौफ ही सही, लेकिन फिर वो ज़रा कंट्रोल रहते हैं। और जो पानी का है उसके लिए बंद नालों के ज़रिए से पानी को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ठिकाने लगाया जाता है। और उससे फ़ायदा ये हुआ कि पहले लोग जो थे वो चूँकि कूड़ा करकट वगैरह जो था वो ऐसे फेंक देते थे और जब वो फेंकते थे तो उससे क्या होता था कि बीमारियाँ फैलती थी। अब वो बीमारियों के ऊपर भी काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। फिर वो कहता है कि अब महकमा बना दिया गया है साफ़ सुथराई को कायम करने का। सैनिटेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, साफ़ सुथराई के डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो अब वो डिपार्टमेंट्स हैं वो उसको बाकायदा कूड़ा करकट उठाने के लिए, आपको पता है गाड़ी वगैरह होती है वो आती है वो कूड़ा करकट उठा के ले जाते हैं। तो इससे क्या हुआ है कि काफ़ी हालात जो हैं वो बेहतर हो गए हैं। फिर वो कहता है कि पहले सदी में लोग जो पानी इस्तेमाल करते थे उनको एक तो दूर दराज इलाकों से भर कर पानी को लाना पड़ता था। अब वो भर कर किस तरीके से लाते थे कि बाल्टियाँ लेके जानी और वहाँ से पानी को भरना फिर लेके आना, फिर उसको बड़ा यानी कम मिकदार में इस्तेमाल करना पड़ता था। ज़्यादा मिकदार में अगर इस्तेमाल करते तो पानी ज़ाया होता था और वो भी एक प्रॉब्लम होती थी क्योंकि दूर से भर के लाना है। तो उसके अंदर भी पानी खुला पड़ा रहता था तो जिसके अंदर बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा होते थे। जैसे कि आजकल डेंगू का एक वो एक है चीज़ें, तो उसके लिए कहते हैं ना कि पानी खुला मत रखें या टायर वगैरह है जो उसके अंदर, तो क्योंकि उसके वो परवरिश पाता है। तो ये सारी चीज़ें। फिर वो आगे मिसाल देता है लॉस एंजल्स की। वो कहता है लॉस एंजल्स ने बड़ा अच्छा एक काम किया कि 544 किलोमीटर दूर दरियाए कोलोराडो से शहर में पानी लाकर ये मसला उसने हल कर दिया। और एक पाइपलाइन उसने वहाँ से निकाली और शहरों तक ले आया और रोज़ाना 1000 मिलियन गैलन पानी जो है वो पूरे ज़िला को वो फराहम कर रहा है और कहता है कि ये तो एक बेहतरीन किस्म की पेशरफ्त है जो की गई है। अब ये जो इसने बात लॉस एंजल्स की है, रियल बुक के अंदर ये कहानी इस तरह नहीं है, ये ऐड की गई है। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है और वो है मोर फूड एंड बेटर फूड। यानी खुराक का इंतज़ाम वो बहुत बेहतर हो गया। वो खुराक का किस तरीके से हुआ कि पहले वो बात करता है कि हमारे ना सिर्फ वो बाकी निज़ाम बेहतर हुए बल्कि हमारी खुराक का निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है कि अब हमारे पास खुराक की वैरायटी बढ़ गई है। और फूड पांडा आने की वजह से तो वैसे ही ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो आप देखें हर जगह ही खुराक ही खुराक और पूरी फूड स्ट्रीट्स खुल गई हैं और हर बंदा मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी, क्वालिटी, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई फूड क्वालिटी। और अब बहुत लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं खुराक के मामले में, होना भी चाहिए कि सेहत के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ईमान के मामले में भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दो अहम चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर, इनके ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो खैर खुराक जो है वो थोड़ी बेहतर, वो फिर वो राइटर कहता है कि जो हमारे आबाओ अजदाद थे उनके पास लिमिटेड स्टॉक होता था फूड का, ज़्यादा वैरायटी नहीं थी खानों की। ये पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह शायद ये इस तरह की चीज़ें ये नहीं थी। हाइजीनिक फूड को देखा जाए तो वो ज़रा और होगा और एक नॉन हाइजीनिक फूड को देखा जाए तो वो ज़रा एक पूरी बहस बन जाएगी जिसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहता फ़िलहाल। तो खैर खुराक बेहतर हुई, यानी एक था उनका एक लिमिटेड टाइम के लिए एक चीज़ आती थी। अब वो कहता है कि अब हमारे यहाँ यानी वो क्या करते थे कि मौसम आया है तो मौसम के अंदर आपको सब्जियाँ मिलनी है, मौसम के अंदर आपको फल मिलने हैं। लेकिन मौसम गुजर गया ना आपको वो वाली सब्जी मिलनी है ना आपको वो फल मिलने हैं। अब अब क्या है कि अब मौसम गुजर भी गया है तो आपको साल ताज़ा सब्जियां वगैरह जो हैं वो मिलती रहती हैं क्योंकि उनको महफूज करने के तरीक़ार और आ गए हैं। पहले लोग जो थे अपनी खुराक को किस तरीके से महफूज करते थे कि वो उसको अचार बना के या उसको खुश्क करके, पानी खुश्क करके उसको जो थे वो रख लिया जाता था। शलजम वगैरह अगर आपको पता नहीं पहले पता हो कि नहीं, कि शलजम वगैरह काट के ना तो उसको खुश्क किया जाता था पहले, फिर उसको धागे में पिरो के लटका दिया जाता था, उसके अंदर पानी खुश्क हो जाता था, पापड़ सा बन जाता था। उसको फिर मर्तबानों में
एयर टाइट जो बर्तन होते थे उसके अंदर उसको सेव कर लिया जाता था, और जब उसको पकाना होता था तो कुछ अर्से बाद उसको निकाल के पका के खा लिया जाता था। ये पहले निज़ाम था। लेकिन अब उसका तरीका बदल गया। अब फ्रीज़र्स आ गए हैं, तो फ्रीज़ कर मटर हैं जी, तो वो सारा साल चलते रहते हैं। साग होता है, तो साग आप देखें कि पूरा साल आप लोग लेके लेके आते हैं। जैसे देसी जो भी कल्चर से, जैसे कि मैं तो ख़ास तौर पे, यानी हम देसी कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो जो देसी कल्चर के वाले जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि अब साग उनको सारा साल मिलता रहता है। साग लेके आए, साग एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको शायद पता होगा। तो अब वो क्या किया जाता है कि उसको महफूज कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। मटर है, टमाटर है, टमाटर को लोग महफूज कर देते हैं फ्रीज करके, यानी उसको जब वो महंगे होते हैं तो वहां से निकाले जाना और उसको यूज़ कर लिया। तो ये तरीक़ाकार जो हैं वो बदले हैं। और अब वो पहले गोश्त को वो पहले महफूज कैसे करते थे कि उसको नमक लगाते थे या उसको खुश्क करते थे, या अगर बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी तो उसको थोड़ा जमा कर इस्तेमाल कर लेते थे लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन अब डीप फ्रीज़र के ज़रिए से उसको, या डिहाइड्रेशन करके केमिकल्स के ज़रिए से उसको महफूज किया जा सकता है, देर पा महफूज किया जा सकता है। फिर वो समुद्री खुराक के बारे में भी बात करता है कि समुद्री खुराक जो थी वो आपको समुंदर, जहाँ पे साहिल समुंदर पे जाना है वहाँ से पकड़नी है, उधर ही पकड़ के पका पुको के खानी है आपने। आप उसको चूंकि घर ला नहीं सकते, घर जब लाएंगे तो फ़ौरन पका खानी होगी, क्योंकि ज़्यादा देर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी। लेकिन अब आप ऐसा कर सकते हैं कि अब आपके पास मछली या जो केकड़े वगैरह जो होते हैं साहिल समुद्र की, जो भी, यानी झींगा जिसे कहते हैं, तो वो सारे अब अवेलेबल हैं। ठीक है, शेल फिश, फिश वगैरह अब वो सारे मौजूद हैं, और इससे अब आप उसको सारा साल जो है वो उसका टेस्ट ले सकते हैं। ये उसने बात की है जी खुराक के बारे में। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है बेटर एटीट्यूड्स, रवैयों में तब्दीलियाँ। यहाँ वो बात ये कर रहा है कि पहले तरीक़ाकार ज़्यादातर लोगों का ये था कि वो ये समझते थे कि जैसे तावीज़ है, तो वो पहन लेना है किसी ने, चाम जिसे कहते हैं, तो वो पहनने के बाद वो, अगर वो पहन लेता था तो वो महसूस करता था कि वो बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड है, बिल्कुल ठीक है, मसाइल उसके साथ नहीं है। और अगर वो तावीज़ को नहीं पहनता था तो उसको लगता था कि नहीं यार, मेरी जो ज़िंदगी है ना वो बड़ी अजीब सी हो गई है। यानी ये एक रवैया था उसका। अब इसको हम एंड पे क्रिटिकली देखते हैं कि इसका कहाँ तक, ये इसका हक़ाइक़ के साथ इसका ताल्लुक कहाँ तक है। लेकिन ये वो बात करता है। तो ये आजकल भी निज़ाम पाकिस्तान के अंदर, तो ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। तो अब ना ये मुकम्मल तौर पर गलत है, ना ये मुकम्मल तौर पर सही है, लेकिन एंड में हम इसको देखते हैं कि इसका असल में क्या मोटिव है, खैर इसका कहने का। अच्छा, दूसरी फिर वो बात करता है कि अच्छी बुरी जो किस्मत है उसकी कुछ निशानियां उन्होंने बनाई हुई थी। अच्छा, अच्छी और बुरी किस्मत भी है, कुरान पाक के अंदर इसका जिक्र है। बल्कि वो बंदा मोमिन ही नहीं है जो अच्छी बुरी तकदीर के ऊपर ईमान नहीं रखता। लेकिन एक होता है अच्छी बुरी तकदीर का रिलेट कर देना किसी चीज़ के साथ, किसी हिंसे के साथ रिलेट कर देना, किसी रंग के साथ रिलेट कर देना, किसी बंदे के साथ रिलेट कर देना, किसी जानवर के साथ रिलेट कर देना। लोग होते हैं कि जी फलां जानवर हमने अपने घर में पाला, बड़ा बरकत वाला था जी, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है? ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये होती हैं। लेकिन ये चीज़ें आज भी तब्दील नहीं हुई हैं। यानी आप देखें ना, रक्षा होता है ना, रक्षा, उसके पीछे ही आपको जूती लटकी हुई आज भी मिलेगी। उसने पीछे लटकाई होती है, और पीछे लिखा होता है जलने वाले तेरा मुंह काला। ट्रकों के पीछे, रिक्शे वालों के पीछे लिखा होता है जलने वाले तेरा मुंह काला। यार तुझे देख के जल कौन रहा है? ये तो अपनी सोच की बात है। यानी मर्सिडीज के पीछे आपको, या वियर्ड के पीछे, या आपको बड़ी गाड़ियों के पीछे ना तो जूती लटकी हुई मिलेगी, ना काला कपड़ा लटका हुआ मिलेगा, ना पीछे ये कुछ ऐसा लिखा होगा कि जलने वाले तेरा मुंह काला। हालांकि शायद उनसे लोगों को हसद जलन हो सकती है, एक रिक्शे वाले या उससे किसी को क्या हसद जलन होगी। लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं जी, नीचे जो तबका है ना उसका है। तो बात फिर वही आ गई कि असल में ये इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रिवेल कर रहे हैं नीचे। जिन लोगों को वो ये नॉलेज की कमी है, या इल्म की कमी है, या एक दूसरे की रिस्पेक्ट की कमी है, जिसकी बेस पर जो है वो लोगों के हाँ ये होता है, और इसके ऊपर वो लोग बिलीव भी करते हैं। तो खैर, तो ये यानी निशानियों के ऊपर ख़ास तौर पर ज़िंदगी जो है चल रही होती है। फिर वो बुरी रूहों के ऊपर, जो कि फ़िल्मों के अंदर ख़ास तौर पर दिखाया जाता है। अब तो फ़िल्में ख़त्म हो गई, इस तरह की अब कम ही आती हैं। शाज़ नादर कोई बंदा किसी दिल कर रहा हो कि मैं डरना चाहता हूँ, तो फिर वो हॉरर मूवी देख ले। किसी का दिल कर रहा होता है कि मैं भाई डरना चाहता हूँ, तो फिर वो हॉरर मूवी लगा लेता है। और फिर उसे कहा जाए ना कि जा किचन से जगह पानी ले आ, तो वो कहता है ना भाई तू खुद जाके लेके आ, मेरे से तो भाई नहीं जाया जाता। यानी अपने आप को खुद इतना डरा लेते हैं, उसके बाद तो पानी भी नहीं लेने जाना, क्योंकि उसको पता है कि किचन के अंदर ही तो सारा ये घाट घपट होता है। वहीं खंजर पड़े हुए हैं सारे, किसी ने कांटा पकड़ के गर्दन में मार दिया तो मैं तो
पूरा हो जाऊंगा ना वहाँ पे। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं और बदरूहों का और ये सारी चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले बहुत ज़्यादा होता था। अब काफ़ी हद तक जो है वो इसको एक्सपोज भी किया गया है चीज़ों के ज़रिए से, यानी लोग जानबूझकर लोगों को डराते थे। और वही बात है, कॉन्सेप्ट है ह्यूमन साइकी है कि आप किसी बंदे को पूरी तरह डराओ और उसके बाद उससे फ़ायदा ले लो। जब आप पूरी तरह किसी को डराओगे ना, और वो डर जाएगा। जैसा कि लोग होते हैं, ये नजूमी वगैरह, ये इस किस्म के जो भी ये हाथ देखने वाला जो होता है वो पहले डरा देगा। ये डॉक्टर हजरात हैं, उनको आप मिसाल ले लें, तो वो भी इसी तरह होते हैं कि आपको, आप जाओगे तो आपको कहेंगे ओहो आपको तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यार, कहाँ रहे हो तुम, सर इधर ही, क्या क्या हुआ है यार, तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा मसला ख़राब है, ये है ये, जाओ फलां जगह टेस्ट करा लो, ये करो। यू नो, सारे नहीं होंगे, लेकिन ये है। आप चलो जी डॉक्टर ज़रा को साइड पे रखें, आप अपने, हम अपने डिपार्टमेंट की बात करते हैं, टीचिंग के अंदर बच्चा आता है ना, सर मैं फ़लाँ एक कोर्स करना चाहता हूँ, उसके बारे में हम पहले उसको क्या कहोगे ना, उसको खूब डराएंगे। अगर वो किसी इदारे का नाम लेगा यार, उस इदारे के अंदर ही फिर उसकी हम नेगेटिव बातें करेंगे। तो ये सारा कुछ करने कराने के बाद बच्चे इसके अंदर तूने बड़ा टाइम ज़ाया कर दिया। अभी तो पीछे 6 महीने रह गए। सर 6 महीने नहीं, 7-8 महीने यार, 7-8 महीने कर लो, लेकिन कितना टाइम रह गया पीछे। ठीक है, अब तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये है, इतने हम पैसे लेते हैं। वैसे तो अब हमें ज़्यादा हो गए, लेकिन तुम्हें चलो हम उसी पैसों पे एंटरटेन कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे हम, तुम्हें कोई मसला नहीं। करते नहीं है, ये सारे इसी तरीके से कर रहे हैं। तो ये आज भी इसी तरीके से किया जाता है। तो रवैयों में खैर थोड़ा चेंज आया, लेकिन स्टिल इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत है। तो खैर वो कहता है कि ये इल्म नजूम का जो सिलसिला है ये अभी तक भी चल रहा है। ज़्यादातर लोग अभी भी सितारों से अपना किस्मत का हाल जो है वो मालूम करते हैं, और ये सिलसिला है खैर। तो अभी तक वो कहता है कि ये राइजुल अमल है। फिर वो आखिर पे बात करता है कि पिछले हमारे आबाव-अजदाद और हम, इसका अगर कंपैरिज़न किया जाए तो हमें ये मालूम होगा कि हमारे जो आबाव-अजदाद थे, इन जो लोग थे, वो काली बिल्लियों से डर जाते थे। यानी काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, कहीं जा रहे थे, उसने कहा लो भई सत्यानाश, अब तो काम पे जाने, अब तो काली बिल्ली गुज़र गई है, तो नौकरी पे जा रहा था, नौकरी होनी नहीं है, वो वापस आ जाता था। काम कारोबार पे जा रहे हैं, काली बिल्ली रास्ते में आ गई है, तो उसने जाना ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद है शिकस्त, शीशे टूट जाते थे, तो शीशे के टूटने का भी उनके अंदर एक खौफ और हरास और वो चीज़ें कि ये टूटा तो टूटा क्यों, यानी कर रहे थे और कोई भी प्रॉब्लम हुई, हवा से, पंखे से शीशा गिर गया, टूट गया, या कोई वजह से टूट गया, तो उसके बाद उनके जहन में आता था कि कोई ना कोई हमसे ऐसी ना कोई दुर्घटना हो गई है, कोई प्रॉब्लम हमसे हो गई है, जिसकी वजह से अब तो भाई हालात बेहतर ठीक नहीं रहने। नंबर 13 का हिंसा, ये अभी तक भी चंद कंट्रीज के अंदर मौजूद है। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये 13 का जो हिंसा है, कुछ कंट्रीज आज भी यहाँ पर ऐसे हैं जो इसको लकी समझते हैं, लकी कंसिडर किया जाता है 13 के हिंसे को। यानी वो कहते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर अभी आपने पिछले ये मोदी की जो सरकार थी, ये इलेक्शंस के दौरान जो अभी हुए हैं 2019 के अंदर, इसके अंदर उन्होंने इसके ऊपर पूरा एक क्लिप बनाया था जिसके ऊपर उन्होंने दिखाया था कि 13 का हिंसा बेहतरीन साबित हो सकता है। क्योंकि उन्होंने फिर वो रिलेट कर लेते ना कि हमारे जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है वो इतने हैं, अगर उनको टोटल किया जाए, उनके डिजिट्स का टोटल किया जाए तो 13 बन रहे हैं, फलां ये बन रहे हैं, फलां ये बन रहे हैं, तो ये तो बड़ा लकी साबित हो सकता है भाई, ये तो बड़ा लकी साबित हो सकता है भाई, ये तो बड़ा लकी साबित हो सकता है। तो हर तरह से उन्होंने रिलेट करके उस चीज़ को बना के उनके लिए 13 का हिंसा हो गया लकी। बाकी और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं चंद एक जो कि इसको लकी कंसिडर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पहले वाले लोग थे वो 13 के हिंसे से खौफ ज़्यादा रहते थे। जो लिफ्ट होती थी ना, लिफ्ट में जा रहे होते थे, उसके अंदर 1, 2, 3 से लेकर 12 तक होता था, 13 छोड़ के 14 शुरू हो जाता था। बाज हॉस्टल होते थे, उसमें 1 से लेकर 12 तक होते थे, 13 छोड़ के 14 से शुरू हो जाता था। बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जिसके अंदर 13 के हिंसे को बीच में से निकाल दिया जाता था, ये कंसिडर करते हुए कि इसको तो किसी ने लेना ही नहीं है, वो 13 के नंबर में मैं रहूं, 13 कमरा नंबर में, और ना भाई मैं तो ना रहूं यार, ये डर होता। अब इसके पीछे सवाल ये पैदा होता है कि ये 13 के पीछे असल में स्टोरी क्या है, लोग डरते क्यों थे, 13 के अंदर ऐसा क्या चीज़ थी। तो इसको ना वैसे तो बहुत सारे असल में 13 तारीख जो थी ना, हर मंथ की कोई 13 जो तारीख होती थी उस पर कुछ खास किस्म के वाकयात जो थे वो रूनुमा हुए, और वो लोगों ने ना रिलेट करना शुरू कर दिए, कह कह के कि ऐसा हुआ, ये भी 13 को हुआ, देखो ये वाकया भी 13 पे, ये भी वाकया 13, ये 13 का मसला है भाई, और कोई बात नहीं है। अब क्या होता था कि एक तारीख में जो हमें दो बातें तो खैर पूरी मिलती हैं, जिसके अंदर है कि हज़रत आदम और हज़रत हवा जो थी, उनको जुमा के दिन 13 तारीख को जो था वो जन्नत से निकाला गया था। तो वो इस वजह से कहते हैं कि फ्राइडे 13 इस वजह से एक शगुन दिन जो है वो समझा नहीं जाता, और जो भी काम इस दिन को किया जाएगा वो ठीक नहीं गुजरेगा। एक चीज़,
दूसरी तारीख में जो हमें इसके बारे में एक रवायत मिलती है वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे उनको जो तख्तादार पर जो था वो जब लटकाया गया था, जो कि अल्लाह ताला ने वैसे तो उनको आसमान पे उठा लिया था, लेकिन जो एक मिलता है तो वो कहते हैं कि ये 13 तारीख थी। तो एक वजह ये एक इसके अंदर बनती है। फिर उसके बाद ये 13 तारीख 20 सेंचुरी के अंदर इन्होंने एक स्पेसशिप भेजी थी चांद पर जाने के लिए, और वो चांद पर जाने के लिए जो स्पेसशिप भेजी गई थी वो 13 तारीख को ही रास्ते में क्रैश हो गई थी। एक ये भी वाक़या, और इसके अलावा और बहुत सारे हैं अनलिमिटेड, आप इसके ऊपर सर्च करें, बाकी चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ें इसके ऊपर, बुक्स के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। तो आपको मालूम होगा कि इसका कहीं ना कहीं कोई रिलेशन कुछ ऐसा था जिसकी वजह से लोगों को ये लगता था कि यार ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, अब वो कहता है कि अब ये रवैये चेंज हो गए हैं, अब इंसान ऐसे हम नहीं रहे, अब कोई तेरह के हिंसे से नहीं डरता, बल्कि जैसे मैंने बताया अब तो लोग लकी इसको कंसिडर करते हैं। अब कोई शीशा टूट जाए तो कोई उसके अंदर नहीं होता। अब काली बिल्ली रास्ता काट जाए, अब तो बल्कि काली बिल्लियाँ लोगों ने घरों में पाली हुई हैं, सफ़ेद बिल्लियाँ तो बहुत ज़्यादा ही, यानी उसका तो होता है, काली बिल्लियाँ हैं तो वो भी हैं, तो अब वो आ भी जाए तो कोई ख़ास नहीं है। पाउडर नहीं था ब्लैक कैट के नाम से, अगर आपको शायद पता हो कि नहीं, पाउडर था वो जो होता है ना सेंट टाइप जैसे पाउडर होते हैं, यानी वो, अब तो खैर वो परफ्यूम्स वगैरह आ गए, तो पहले वो पाउडर होता था बड़ा मशहूर था, ब्लैक कैट, ब्लैक कैट के नाम से काली बिल्ली बनी होती थी उसके ऊपर, तो वो तो यानी बिल्ली काली थी, पाउडर तो सफ़ेद निकलता था, वो तो काला होना नहीं था। तो ये इस तरह के, यानी वही बात आ गई कि ये इंसान का जहन है, ये तसव्वुर है, जिस चीज़ को आप जैसा समझोगे ना वैसा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा, जिस चीज़ को आप जैसा महसूस करोगे वैसा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो, सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। क्यों? क्योंकि रिसर्च साइंस ये कहती है कि एक आम इंसान के जहन के अंदर तकरीबन दिन में कमोबेश कोई 65,000 के करीब ख्याल आते हैं इंसान के जहन के अंदर। अब आप उनमें सोचो, अगर उनमें से मैक्सिमम नेगेटिव हो तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। हम कह देते हैं जी उसमें से 65,000 में से चले जी 40,000 भी अगर नेगेटिव ख्यालात हैं तो लाजिम है तो जिंदगी जिंदगी के अंदर डिप्रेशन ही आएगा, और हमारे तो हर रोज़ नेगेटिव चल रहे हैं, पॉजिटिव तो सोच हमारे अंदर आती नहीं है। तो इस तरह के जो हालात जब तक रहेंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगी। तो यहाँ बस ये कह के, और फिर उसने कहा कि एंड पे वो कहता है कि हमारी जो वसी नज़री हो गई है, यानी डिस्कवरीज जो थी वो साइंस ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है लोगों को रवैयों को बेहतर करने में और ओपन माइंडनेस लाने में। ओपन माइंडेड हो गए हैं लोग, अब वो चीज़ों को ज़रा खुले अंदाज से खुले दिल के साथ देखते हैं, तंग नज़री नहीं है उनके अंदर, तो जिससे हमारे रवैये बेहतर हुए और हमारे बाकी बहुत सारे मामला जो हैं वो बेहतर हुए हैं। और इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे आके एंड हो जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसके थोड़ा सा ब्रीफ समय, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है 32 मिनट्स की। तो रिव्यू इसका बस यही है कि आप यूँ देख लो कि ये बात हकायक हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें साइंटिफिक मेथड की वजह से बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल बेहतर हुआ है जी। लिबास का तौर तरीका, ये जो मशीनें और ये जो प्रोडक्शन और इतने मैसिव लेवल पर ये चीज़ें आई हैं, ये वाक़तन साइंटिफिक मेथड के ज़रिए से ही पॉसिबल हो पाया। चाहे वो आपके पास मशीनी उसने ईजाद की हो, चाहे उसने अद्वियात वगैरह लेकर आया हो, खाद का सिस्टम जो है वो बेहतर हुआ, उससे हमारी खुराक बेहतर हुई, या अभी जैसे वो लेज़र का एक आया हुआ है कि वो लेवलर है ना, लेज़र लेवलर, जिससे ज़मीन को सतह को बिल्कुल बैलेंस किया जाता है और पानी ताकि प्रॉपर पहुंचे। यानी पहले क्या होता था कि ज़मीन कहीं नीचे है कहीं ऊपर है तो पानी सही तौर पर पहुंचता नहीं था, तो पानी ज़ाया भी ज़्यादा होता था और फसलें भी ठीक नहीं होती थी। लेकिन अब उसको पहला पूरा लेवल करके उसके अंदर फिर उसको लगाया जाता है, यानी बीज वगैरह फेंके जाते हैं और उसकी पूरी केयर की जाती है, जिससे फसल जो है वो बेहतर हो रही है। तो ये रिसर्च तो ऑब्वियसली सी बात है, लाज़िम बात है, इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो उसको अक्ल दिया है, शऊर दिया है कि वो सोचे समझे और देखे चीज़ों को कि चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं ये चीज़ मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा, बजाय कि इस चीज़ के ऊपर हम फोकस करते, काश हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करते कि यार जो काम जो बेहतर कर सकता है वो उसको करे। अगर मैं एक काम को बेहतर कर सकता हूँ तो फिर मैं मुझे करना चाहिए, बाकियों की निस्बत अगर मैं उसको बेहतर कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। और अगर एक काम में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उसमें बेहतर नहीं हूँ, तो मुझे वो करना ही नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं किसी दूसरे को दूँ, बजाय ये कह के कि नहीं काम ये मेरा है मेरा है मेरा है। एक चीज़ है फॉर एग्जाम्पल कि मैं ऑफिस डीलिंग में अच्छा हूँ तो इसका मतलब है मुझे लोगों को डील करना चाहिए, मिलना चाहिए मुझे लोगों के साथ, लोग आए मेरे से मिले। लेकिन अगर मैं ऑफिस डीलिंग में ठीक नहीं हूँ तो मुझे ऑफिस में नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, ये कॉमन मिसाल दे रहा हूँ। तो यानी इंसान को चाहिए कि वो अपना दिमाग का बेहतर इस्तेमाल करे, और अक्ल तो बड़ी ज़रूरी है। इसी के ज़रिए से इंसान जब परखेगा नहीं, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। और जितने डेवलपमेंट हुई है मगरिब के अंदर ख़ास तौर पर, वो ये साइंस की बदौलत ही अब तक जितना भी हवाई जहाज़ देख लें या चाहे वो सुई धागा देख लें,
साइंस की बदौलत ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है। तो ये तो है इसके अंदर बेहतरी। लेकिन ये कह देना कि ये तावीज़ों का जैसे बताया गया है, तो तावीज़ जो है जी, ये अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री देखें तो उसके अंदर ये मौजूद है, इसका ज़िक्र मिलता है और ये इसके असर भी होते हैं तावीज़ का। लेकिन जो हर बंदा वली बन के बैठ गया है ना, कि हम लोगों ने समझ लिया कि हम पढ़े ही ना और गले में लटका लें एक चीज़ को या बाजू पे बांध के हम फिरते रहें और उससे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उससे बेहतर नहीं होगी, और हर बंदा हर काम पे शुरू हो गया है, वो मुमकिन नहीं है। जैसे हर गली मोहल्ले के अंदर गली गली में तो आपको डॉक्टर मिलेगा, तो क्या वो सारे इतने एक्सपर्ट हैं? हर गली स्कूल के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर आपको जो है वो वहाँ पे स्कूल मिलेंगे। एक गली के अंदर चार चार पांच पांच स्कूल हैं। तो क्या वो, आपको क्या लगता है कि हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? और फिर वहां से प्रोड्यूस होने वाला बच्चा, वो कहीं हम पहुंचा पा रहे हैं उसको? क्या वो कहीं किसी अच्छी जगह पे पहुंच पा रहे हैं? अच्छी नौकरी मिल पा रही है? अच्छे हम बिजनेसमैन बना पा रहे हैं? ना तो हमारे बिजनेसमैन बन रहे हैं, ना हमारे नौकरियां हमारे पास मार्केट में वैसे मौजूद नहीं है, तो किस तरह की प्रोडक्शन हम दे रहे हैं? तो बच्चा जो सीखता है प्रैक्टिकली लाइफ में तो उसको वैसा मिलता नहीं है। तो जब ये सिचुएशंस रहेंगी तो फिर लाजिम बात है, हम बजाय तरक्की करें, हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं, हम नीचे 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 चले चले जाएंगे। तो यही वजह है हमारी। तो जब तक हम इस चीज़ को सोचेंगे नहीं कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, और एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ लिंक अगर हम ना कर पाए, और वो जो जितना गैप है, प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो आसमानों पर है और बाकी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ज़मीन पर है, इतना ज़्यादा गैप है। अब ये गैप जब तक रिड्यूस नहीं होगा, कम नहीं होगा और ये मिलेगा नहीं, तब तक तो कुछ होगा नहीं। अनपढ़ लोग हैं वो कारोबार किए जा रहे हैं। एक जो आम बंदा जो प्रैक्टिकल वर्क में है, वो स्कूल का मुंह नहीं देखा, मशीनों के साथ काम करता है, वो मशीन के बारे में ज़्यादा जानता है। और एक पढ़ा लिखा जो बंदा है वो मशीन के बारे में तो जानता ही नहीं है, इसको काम कैसे करना है, वो सिर्फ किताबों की हद तक है। तो किताबों के अंदर तो लाइफ में जब जाएगा तो प्रैक्टिकली लाइफ में जाना है, किताबों के अंदर तो सारी बातें हैं नहीं। अब ये इसकी वजह क्या है? एजुकेशन को हमने सेपरेट कर दिया और जो प्रैक्टिकल लाइफ उसको हमने सेपरेट कर दिया। प्रैक्टिकल काम करने वाले लोग और हैं और जो एजुकेशनिस्ट हैं वो लोग और हैं। हमें क्या करना है? इन दोनों को मिलाना है। तो अगर हम इन दोनों को मिलाने में अगर कामयाब हो गए तो ना हमारे लिए जॉब्स का मसला रहेगा, ना हमारे लिए कारोबार का मसला होगा, लोगों के माइंड थॉट सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब हम इनको मिलाने में कामयाब हो पाएंगे, इंटरलिंक कर पाएंगे। यहाँ जिसको देखो उसको अपनी मशीन चलानी है, जिसको अपना कारोबार चमकाना है, वो दूसरे को डॉज करने में लगा हुआ है, दूसरे का गुब्बारा फाड़ने में लगा हुआ है। तो जब तक ये मामला चलते रहेंगे, यकीन जानिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं। चंद रोजा जिंदगी है हमारी यहाँ पे, 70 ईयर्स ऑन एन एवरेज ना, तो उससे पीछे कई जवान चले जाते हैं सारा जिंदगी को पता है किसी को। लेकिन इंसान इस चीज की तरफ तो सोच पाया ही नहीं है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। काश वो इस चीज को समझ पाता कि मेरी लाइफ का मोटिव क्या है, मेरा मकसद क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया, तो शायद चीजें बेहतर हो जाती। तो ये है एक चीज़ इसकी तरफ। बाकी रह गया कि सितारों का इल्म, तो उसके अंदर भी इस्लाम के अंदर अगर आप पूरी तरह स्टडी करें तो इनका है। लेकिन हर बंदा ही बैठ के सितारों के बारे में, इल्म के बारे में आगाहियाँ देना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से लोग अंधाधुंध उसको फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर्स हजरात हैं तो उसके अंदर भी अगर आप, एक बंदा गांव में पिंड में जाके दुकान खोल भी लेता है किसी ऐसे बैकवर्ड एरिया के अंदर जहाँ कोई पूछता ही नहीं है, तो वो तो हकीम मशहूर हो जाएगा बेहतर। ये है मसले मसाइल। अब लोगों के साथ परेशानी तो है, अब लोग अपनी परेशानी का हल भी करना चाहते हैं। वो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर एक किताब थी, फुलिश क्वैक, वो आपने पढ़ी नहीं? वो क्या था? वो यही था कि हर बंदा तो हकीम और डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। एजुकेशन के अंदर ऐसे लोग अगर आ जाएंगे जो खुद एजुकेशन का उन्होंने मुंह नहीं देखा स्कूल का, तो वो क्या आपको लगता है कि वो स्कूल को, एजुकेशन को बेहतर बना पाएंगे? नहीं, वो सिर्फ कारोबार कर पाएंगे। तो एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस। तालीम जो है ये कारोबार नहीं है। लेकिन अगर इसको कारोबार बनाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या निज़ाम बनेगा, किस तरीके से हम बेहतर कर पाएंगे सिचुएशंस को? तो जो बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं, वो तो पैसा दे दे के थक जाएंगे, और जो स्कूल वाले होंगे, जो कॉलेजेस वाले होंगे, जो यूनिवर्सिटीज़ वाले होंगे, हम जैसे लोग सारे, तो हम तो अमीर होते चले जाएंगे उनसे पैसा ले लेकर। और जो हमें दे रहा है, जो फ़ायदा लेने के लिए आया, उसके हाथ में क्या आया? एक कागज़, एक डिग्री, जो वो लेके सड़कों पर अब फिर रहा है। फिर वो 5 साल 7 साल जाके जलील होगा, फिर उसको अकल आएगी तो इसके यहाँ तो कुछ है ही नहीं। फिर उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसको खुद स्टार्ट करते इतनी उसको मुश्किलात, इतनी उसकी परेशानियां आएंगी कि फिर वो कोसेगा इस सिस्टम को। और जब वो कोसेगा तो आपको क्या लगता है कि ये एक बंदा तो है नहीं, यहाँ तो मिलियंस हैं लोग, करोड़ों की तादाद में तो लोग हैं। इतनी हमारी फौज नहीं है जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं। और अगर हर इंसान के साथ, मेजोरिटी के साथ यही मामलात हैं, यही मसाइल हैं, और अगर हम इसको सॉल्व ना कर पाए
तो किस तरफ चलेगी हमारी दुनिया, कैसे होंगे हमारे लोग, कैसी होगी हमारी नेशन। पढ़े लिखे लोगों का तो हाल होगा ये, और जो अनपढ़ या बाकी जो लोग हैं वो कारोबार में तरक्की करते चले जाएंगे, ऊपर चलते चले जाएंगे। तो कैसे आप किसी को कन्विंस करोगे भाई कि पढ़ लो, तालीम का इतना फ़ायदा है? नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ की तरफ सोचने की तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। और बाकी इसके ऊपर बातें बहुत ज़्यादा लंबी हैं, मैं चाहूँ तो इसके ऊपर खैर बात मैं तो करते चला जाऊँगा, लेकिन देखने वाले को फिर वो देखते नहीं है, सुनते नहीं है, तो उसका फ़ायदा नहीं है कि मैं तो अपनी बात कर दूँ और कोई सुने ही ना उसको। 40 मिनट तो हो गया जी इसके ऊपर। तो बस ये थी आज की एक वीडियो, और अगर आपको लगी अच्छी तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, और मज़ीद कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, कहाँ इसके अंदर कोई ठीक बात की गई है और कहाँ इसके अंदर कोई गलत बात की गई है। देखें, 4 चैप्टर को पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद उसको रट मत लें, उसको रिव्यू दें उसका। नेगेटिव अगर आपके अंदर ये नेगेटिविटी नहीं होती कि आप उसके ऊपर कोई बात कर देते हैं कि ये चीज़ मुझे ऐसा लग रही है कि इसने, जैसे इसने गलियों के बारे में कहा कि अब गलियाँ पक्की हो गई हैं, वसी हो गई हैं, लाइटें लग गई हैं, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसका जवाब ये होगा कि असल में ये वो अपने इलाकों के बारे में, अपने उन एरियाज के बारे में बात कर रहा है, यहाँ तो बात कर नहीं रहा। तो अगर चलो पाकिस्तान में अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो नहीं सकता? हो तो सकता है ना, तो हमें करना चाहिए। असल चीज़ तो है कि हमें उस चीज़ को कर लेना चाहिए अगर वो नहीं है तो। कई ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं, उसको लोगों को विजिट करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जहाँ शहरों के अंदर इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ जाए तो बाकी जो इलाके हैं वहाँ पे जाके अपनी दुनिया आबाद करो। अब हम लोग क्या करते हैं, गाँव से हर बंदा उठता है शहर करो, गाँव से हर बंदा उठता है शहर करो। क्यों? क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो गाँव खाली होते चले जा रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट हो नहीं पा रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम परेशानी उसी तरह। तो क्या लोग वहाँ रहते नहीं है? क्या वहाँ बीमारियाँ नहीं फैलती? वहाँ डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है? क्या वहाँ मामलात नहीं है? क्या वहाँ अच्छा स्कूल नहीं होना चाहिए? क्या वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं होने चाहिए? यूनिवर्सिटीज़ नहीं होनी चाहिए? खाने की खुराक के बेहतर इंतजाम नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, लेकिन अच्छा जो रिसोर्स है वो उठ के शहरों में आ जाता है। शहरों में जो थोड़ा बेहतर होता है वो निकल के किसी और अच्छे सूबे में चला जाता है। वहाँ अगर वो थोड़ा बेहतर फील करता है तो वो किसी अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क चला जाता है। तो होगा क्या? अच्छा रिसोर्स क्या होगा? ड्रेन, कहते हैं ना कि ये ब्रेन ड्रेन है, कि अच्छा जो रिसोर्स होगा वो आपके मुल्क से निकलकर दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में जाना शुरू हो जाएगा। डेवलप्ड में अगर हर बंदा अच्छा अगर डेवलप्ड में ही मूव करेगा तो क्या होगा? जो डेवलप्ड होगा वो डेवलप्ड से मजीद डेवलप होता चला जाएगा, और जो अंडर डेवलपिंग होगा वो मजीद अंडर से अंडर होता चला जाएगा। ये है हमारी प्रॉब्लम्स, ये है हमारे मसाइल। इसकी तरफ सोचना चाहिए, मुझे भी, आपको भी, इवन हर एक को ये सोचना चाहिए। और अगर हर एक हम इसको मिलकर शायद कुछ कर पाएँ तो हम अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर बना सकते हैं। हमें किसी की शायद ज़रूरत भी नहीं होगी बाहर से। बस ये था आखिर। और बस ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी तो ज़रूर कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।